नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो यूनिट है वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि इसे रिसर्च एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो और रिसर्च मेथडोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में यूज़फुल रहने वाला है। ओके, तो चलिए हम देख रहे थे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर जो रिसर्च डिज़ाइन का जो स्टेप्स आता है ना, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम अभी देख रहे हैं। ओके, उसके जो प्रकार है उसके प्रकारों में से हम ये सारे टॉपिक देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जो रिसर्च डिज़ाइन का स्टेप्स आता है ना, रिसर्च डिज़ाइन। ओके, रिसर्च डिज़ाइन वाला जो आपका स्टेप आता है, उसके रिसर्च डिज़ाइन जो होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। तो उन 2 प्रकार की बात मैं कर देती हूँ। एक हमारा प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन होता है, ये हमारा प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। ओके, प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन, इसे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। ओके, और दूसरा है हमारा अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। ओके, अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। ओके, अब देखिए, प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, और ये जो अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन है उसे हम बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब अभी हम देख रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स। ओके, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो टाइप्स थे उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मैंने प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको कोरिलेशनल डिज़ाइन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन के बारे में। ओके, तो ये जो 4 टाइप्स थे वो किसके थे? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के। और आज का ये 5वां जो टाइप है वो भी हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का है, जिसका नाम है केस स्टडी डिज़ाइन। ओके, केस स्टडी बहुत ही फेमस है नाम, क्योंकि इसके बारे में सभी को पता होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। वैसे भी मैंने आगे जब रिसर्च के जो टाइप्स बताए थे वहाँ पर भी मैंने आपको केस स्टडी के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि वो भी एक शोध का प्रकार होता है केस स्टडी। ओके, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में वहाँ पर बताया हुआ है। और ये जो है वो डिज़ाइन है। क्या है? डिज़ाइन है, रूपरेखा है। तो जब हम केस स्टडी करते हैं ना, केस स्टडी रिसर्च जब करते हैं, तब हम जो भी डिज़ाइन का यूज़ करते हैं वो डिज़ाइन होती है हमारी केस स्टडी डिज़ाइन। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। केस अध्ययन एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें वैयक्तिक केस का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वैयक्तिक का मतलब क्या है? व्यक्ति का बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, वैयक्तिक बताया गया है। तो वैयक्तिक का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। तो यहाँ पर इंडिविजुअल केस का अध्ययन किया जाता है। ओके, जो व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है ना लोगों में, आप जैसे है, क्या आपके जैसा दूसरा पर्सन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस होते हैं ना, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो उनमें भी कुछ समानताएं होती है, लेकिन पूरी की पूरी 100% समानता नहीं होती है ना। 100% समानता वहाँ पर नहीं दिखने को मिलती, कुछ ना कुछ वहाँ पर असमानता दिखने को मिलती है दोनों के बीच में। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंट कहेंगे। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंट होता है उसके किसका यहाँ पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ओके, इस डिज़ाइन में किसी स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई एक व्यक्ति पर
यहाँ पर मैं एक व्यक्ति ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊँगी। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि आपको एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना है जो मेंटली डिसऑर्डर से घिरा हुआ है। ओके, अब देखिए वो मेंटली डिसऑर्डर से घिरा हुआ है, तो आप उस पर अगर केस स्टडी करेंगे, यानी कि उसका जो अध्ययन करेंगे, केस अध्ययन करेंगे, तो आप क्या पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके, इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, उसके जो भूतकाल में जो भी उसके साथ जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में आप जानेंगे, यानी कि वो कैसा था, उसका बिहेवियर छोटा था, छोटे से लेकर वो बड़ा हुआ तब तक की जो उसकी जर्नी होती है, वो उसके जन्म से लेकर के वो अभी तक जितने भी एज का है, मान लीजिए वो 32 एज का है, तो उसके जन्म से लेकर 32 एज तक उसकी जर्नी कैसी रही। ओके, यानी कि सबके साथ उसका बिहेवियर कैसा रहा, किस तरीके का उसके घर का माहौल था, तो फिर उसके परिवार के लोग उसके साथ किस तरीके का बिहेव करते थे, ये सारी की सारी बातें जो गहन अध्ययन किया जाता है, तो उस बातों को क्या किया जाता है, उस बातों को नोट किया जाता है। फिर जाकर वो वर्तमान स्थिति में, यानी कि वो 32 एज का है, तो वर्तमान स्थिति में उसकी कंडीशन क्या है। ओके, जो वो मेंटली तरीके से वो स्वस्थ नहीं है। ओके, तो वो स्वस्थ नहीं है वर्तमान में, तो इसके पीछे का रीज़न जानेंगे, है ना। वो अभी किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, उसे किस तरीके का महसूस हो रहा है। ओके, उसे क्या क्या परेशानी हो रही है, ये सारी बात उसके वर्तमान के अकॉर्डिंग आप नोट करेंगे। फिर जाकर क्या करेंगे, आप भूतकाल के बारे में और वर्तमान काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करके गहन जानकारी इकट्ठा करनी, यानी छोटी से छोटी भी जानकारी यहाँ पर क्या की जाती है, नोट की जाती है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके भविष्य के बारे में कुछ पता लगाया जाता है, यानी कि अगर इसका बिहेवियर ऐसा अगर रह रहा तो वो इस तरीके का बिहेव करेगा, भविष्य में इस तरीके का बिहेव करेगा। तो इस तरीके से, और उस बिहेवियर को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय हम सुझाव दे सकते हैं। ओके, तो ये पूरी हमारी जो हुई वो क्या हुई, हमारी केस स्टडी हुई। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम जो स्वतंत्र चर होते हैं, जिसके हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी इफेक्ट कहाँ पर हो रही है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो रही। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, उनमें ना ही हम कोई जोड़ तोड़ कर पाते हैं, या फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं कर पाते। ओके, तो ऐसी कौन सी डिज़ाइन है जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम ना ही कोई जोड़ तोड़ कर पाते हैं और ना ही कुछ भी परिवर्तन कर पाते हैं, तो ऐसी वो डिज़ाइन है केस स्टडी डिज़ाइन। ओके, चलिए, इस डिज़ाइन में बीते हुए हालातों पर विचार किया जाता है, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया। ओके, फिर देखिए, इस डिज़ाइन में अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति, देखिए मैंने एग्जाम्पल में आपको एक व्यक्ति एग्जाम्पल में लिया, अगर ऐसी बात नहीं है कि एक ही व्यक्ति आप ले सको, एक परिवार भी ले सकते हो, एक सामाजिक समूह भी ले सकते हो। ओके, तो एक इकाई भी ले सकते हो, एक जूथ भी ले सकते हो, एक पर्सन भी ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से एक कक्षा ले सकते हो, एक विद्यालय ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी लो, लेकिन एक ही लेना है। ओके, वहाँ पर दो ग्रुप नहीं करना है, सिर्फ ओनली एक ही लेना है। ओके, ग्रुप लेंगे तो अभी एक ही लेंगे। ओके, परिवार लेंगे तो एक ही लेंगे। ओके, पर्सन लेंगे तो अभी एक ही लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको एक ही व्यक्ति या समूह या परिवार या कंपनी या विद्यालय जो भी लो, लेकिन एक लेना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर केस स्टडी डिज़ाइन में इस तरीके का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ढंग से आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, ढंग से किए जाना मतलब गहन अभ्यास किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर इकट्ठी की जाती है कि यानी कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो हर एक डाटा को हम वहाँ पर कलेक्ट करते हैं, यानी कि आंकड़े जो होते हैं उसका हम सही ढंग से संग्रह करते हैं। ओके, इस डिज़ाइन का महत्वपूर्ण दोष है कि इसके द्वारा वैयक्तिक
केस का मात्र वर्णनात्मक अध्ययन हो पाता है। देखिए, आप जिस व्यक्ति पर, जिस परिवार पर, जिस समुदाय पर, जिस समाज पर, जिस धर्म पर आप जो केस अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में जो भी आप अध्ययन करेंगे उसका आप क्या कर सकेंगे, वर्णन ही कर सकेंगे कि इसका भूतकाल में इस तरीके का होता था, अब वर्तमान में ऐसी कंडीशन है और भविष्य में इस तरीके की कंडीशन बनने की संभावना है। ये सारी बात आप वर्णन के रूप में करेंगे। ओके, यानी कि डिस्क्रिप्टिव अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप व्याख्यात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ओके, इसे किसी के साथ आप इसका जनरलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे। ओके, इसका जो सामान्यीकरण कहते हैं ना, वो सामान्यीकरण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक परिवार है, हर एक व्यक्ति है, हर एक समुदाय है, तो उनका हम दूसरों के साथ सामान्यीकरण नहीं कर पाते। वो जिस स्थिति में रहते हैं, जिस हालात से गुजरते हैं, उनके जो आसपास का जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी समस्याएं रहती है, जो भी समस्या हमें देखने को मिल रही है, वो समस्या सभी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे पर्सन होता है तो वो दूसरी कंडीशन में रहता होता है, तो वहाँ पर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे अगर कोई समस्या हो जाती है उसके जैसी, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि इसकी कंडीशन, इसकी जो समस्या है, और मान लीजिए एक व्यक्ति की जो समस्या है वही हमें दूसरे व्यक्ति की समस्या मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसकी जो समस्या है उसका रीज़न जो था वही रीज़न इसका हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई और कारक जवाबदार होते हैं और इसके लिए कोई और कारक जिम्मेदार होते हैं ना। तो इस तरीके से दोनों को एक साथ इन दोनों को नहीं मिला सकते, यानी कि इनका सामान्यीकरण नहीं कर सकते। ओके, तो इसका हम वर्णनात्मक अध्ययन कर सकते लेकिन व्याख्यात्मक अध्ययन नहीं कर पाते। ओके, तो ये थी हमारी केस स्टडी डिज़ाइन की एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने एक सोचा ले ही लूँ ताकि यहाँ पर हमें अभी एक और जो हमारा जो टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, वो अब एक ही पार्ट बाकी है, तो वो भी आज ही आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेबल वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।